चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में। एलआईसी ने आज यह प्लान लॉन्च कर दिया है और यकीन मानिए यह जो प्लान है वो बहुत ही शानदार प्लान है। बहुत सारी खूबियां इसमें हैं। जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप एलआईसी का जो इनोवेशन है, एलआईसी की जो अप्रोच है अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, तो आप उसको एप्रिशिएट कर पाएंगे। एलआईसी ने इस प्लान का नाम इंडेक्स प्लस रखा हुआ है। बहुत से जो साथी होंगे उनको ये प्लान थोड़ा सा, जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू, उन सभी पहलू पर भी चर्चा करेंगे जो आपके काम की हैं। आपको यह वीडियो इस पॉलिसी को समझने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। 6 फरवरी 2024 को ये एलआईसी का नया यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है इंडेक्स प्लस, वह लॉन्च होने जा रहा है। प्लान का टेबल नंबर है 873 और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो फीचर्स हैं इस प्लान के, वो इतने अच्छे हैं जो दूसरी पॉलिसीज में नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए यह पॉलिसी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप भी इस पॉलिसी को अपने लिए एलआईसी से खरीद सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप एलआईसी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो आप LIChelpline.com पर जाकर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप एलआईसी से जुड़ना चाहते हैं, एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, तो आप join LIC as agent.com पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप एलआईसी एजेंट हैं और आपको एलआईसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि एलआईसी के पोस्टर, एलआईसी के लीफलेट्स, ब्रोशर्स, कंसेप्ट्स, सर्कुलर्स, सभी तरह की इंफॉर्मेशन, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ट्रेनिंग ऑफ एलआईसी एजेंट। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको क्लिक करके आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। एलआईसी एजेंट के लिए सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। अब चर्चा करते हैं इंडेक्स प्लस के बारे में। सबसे पहले जो ये प्लान का नाम है वो इंडेक्स प्लस एलआईसी ने क्यों रखा, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इंडेक्स प्लस का मतलब ये है, इस प्लान में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो मार्केट में होगी, शेयर मार्केट में होगी। अब शेयर मार्केट के अंदर 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। काफ़ी लोगों ने सुना होगा, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन एलआईसी ने खास तरीके से इंडेक्स का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इंडेक्स फंड की जब आप बात करेंगे तो इसमें 2 इंडेक्स हैं वो कंसिडर किए गए हैं। एक है निफ्टी 50 और एक है निफ्टी 100 भी कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं। तो एलआईसी जो भी ये इंडेक्स प्लस के जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होगी या फिर निफ्टी 100 में ही इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि ऐसा कहीं नहीं होने वाला है कि एलआईसी आपका पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एलआईसी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इंडेक्स प्लस और दोनों ही जो इंडेक्स हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 100, इनके अंदर अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे इनके, तो इनके रिटर्न्स जो पिछले टाइम पीरियड है 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो आप समझेंगे कि उनके जो रिटर्न्स हैं वो 15% से लेकर
25% के बीच में है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जब भी हम इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो इंडेक्स फंड एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का। आप देखिए निफ्टी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बैंक निफ्टी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर निफ्टी 50 में आपने इन्वेस्टमेंट की तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा वो स्टॉक्स होते हैं जो बढ़ने वाले स्टॉक होते हैं। अब उसमें से भी इन्होंने कहा कि ये केवल उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यकीन मानिए यहां पर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं इसका जो ये नाम है इस प्लान का इंडेक्स प्लस, ये क्यों दिया गया है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चर्चा करते हैं प्लान के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर। जो इंडेक्स प्लस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि कहा गया है केवल कहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने इनके फंड्स जो हैं वो दो फंड होंगे, एक निफ्टी 50 का, एक निफ्टी 100। तो जो भी इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के अंदर होगी उस फंड का नाम होगा फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, और जो निफ्टी 100 के अंदर होगा उसको बोलेंगे फ्लैक्सी ग्रोथ फंड। यानी कि इस प्लान के अंदर दो ही फंड होने वाले हैं, फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ और दूसरा फ्लैक्सी ग्रोथ फंड। दोनों ही जो स्मार्ट वाला वर्ड है वह यूज किया गया है निफ्टी 50 के लिए, और जो नॉर्मल है फ्लैक्सी ग्रोथ उसका जो पर्पस है वो है वहां वो यूज किया गया है निफ्टी 100 इंडेक्स के लिए, जिसमें जो निफ्टी 100 के जो भी स्टॉक्स होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट होगी थ्रू फ्लैक्सी ग्रोथ फंड के। इसके जो खास फीचर्स हैं, मैच्योरिटी तक अगर पॉलिसी चलाई जाती है तो LIC रिफंड कर देगी सारे मोर्टेलिटी चार्जेस। गारंटीड एडिशन LIC लेके आई है पिछले कई प्लान्स में, कई यूलिप प्लान्स जो यूनिट लिंक प्लान्स हैं उसमें ये फीचर्स LIC दे रही है कि समय समय पर आपके फंड को बढ़ाने के लिए गारंटीड एडिशन देती है। जितना ज़्यादा आप प्रीमियम पे करते हैं उतना ज़्यादा एडिशन आपको मिलेगा। प्लान के अंदर पार्शियल विड्रॉल है, यानी कि लिक्विडिटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने टर्म ले ली है 25 साल तो आपको 25 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, पॉलिसी को पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीमियम काफ़ी कम रखा गया है, यानी कि 2500 रुपये, 2500 रुपये महीना तक भी रखा गया है। अब कुछ लोगों का मानना होता है 2500 रुपये से भी कम हो सकता है क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति इस तरह की पॉलिसी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो साल के 30,000 रुपये तो मिनिमम होने ही चाहिए, तभी 15-20 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। राइडर एडिशनल दिया हुआ है, एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑप्शनल रहेगा, हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होगा। जो लोग लेना चाहते हैं वो शुरू में ही ऑप्ट कर सकते हैं, या अगर किसी बच्चे के लिए पॉलिसी ली है तो बाद में भी इसको ऐड कराया जा सकता है। टैक्स फ्री रिटर्न्स होंगे, वो ऑप्शन आपके पास दी गई है, और साथ साथ आपका प्रीमियम क्या होगा, आपका रिस्क कवर क्या होगा, पॉलिसी की टर्म क्या होगी और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगी, वह सारी की सारी लिक्विडिटी इसमें दी गई है। तो ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं। यह पॉलिसी कैसे बेची जानी चाहिए, LIC एडवाइज़र अपने क्लाइंट्स को कैसे इस पॉलिसी को बेचे, वह भी हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि यह पॉलिसी और दूसरे यूलिप प्लान्स कैसे आपके कस्टमर के लिए बेटर हो सकते हैं। उसके बारे में अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो बिल्कुल हम अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, जिससे कि आपको इसको सेल करना भी
काफ़ी आसान हो जाएगा। जब भी आप कभी कोई वीडियो देखें, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको डायरी में नोट डाउन जरूर कर लें। अदरवाइज आप देखते रहेंगे और आप भूल भी जाएंगे कि प्लान अच्छा था या बुरा। तो हमेशा पॉइंट्स नोट कीजिए कि आप पहला पॉइंट हो गया कि ये निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट होगी। जो मोर्टेलिटी के चार्जेस हैं वो मैच्योरिटी पे रिफंड होंगे, गारंटेड एडिशन होगी, लिक्विडिटी रहेगी, प्रीमियम कम से कम 2,500 रुपये पर मंथ है, टैक्स फ्री बेनिफिट है और प्रीमियम रिस्क कवर पॉलिसी और प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक नज़र डालते हैं इंडेक्स प्लस की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर। आप समझिए, सबसे पहली बात यह है कि 90 डेज से लेकर यह पॉलिसी 60 ईयर्स तक के लोगों को दी जा सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति 90 डेज से लेकर 60 की एज का है तो वह पॉलिसी ले सकता है। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना इंश्योरेंस कम से कम रखना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सम एश्योर्ड की ऑप्शन दी हैं। यूलिप में हमेशा प्रीमियम के बेसिस से ही सम एश्योर्ड होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर इन्होंने कहा है कि 2,500 रुपये पर मंथ, इसका मतलब हो गया साल का प्रीमियम हो गया 30,000। अब 30,000 के हिसाब से आप देखिए, अगर आपकी एज 90 डेज से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 7 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। यानी कि अगर हमने कम से कम प्रीमियम 30,000 रुपये लिया है तो आपका इंश्योरेंस कवर या तो 2,10,000 रुपये होगा या फिर 3 लाख रुपये होगा, जैसा भी आप प्रेफर करें। लेकिन एडवाइजेबल है, अगर आपको टैक्स के लिए जाना है, टैक्स सेविंग के लिए जाना है, तो आप 10 टाइम्स वाला ऑप्शन चूज कीजिए। अदरवाइज अगर आपने टैक्स पर्पज से इन्वेस्टमेंट नहीं की है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही आपने इस प्लान की तरफ आप आए हैं तो हमेशा ये रखिए कि 7 टाइम्स ही आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम 30,000 है तो 2,10,000 रुपीज़ ही इसका इंश्योरेंस होगा। सम एश्योर्ड इतना रहेगा। कम से कम 18 साल पे ये पॉलिसी मैच्योर होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी हमने एज ले ली है 90 डेज से लेकर एनी एज, तो कम से कम वो पॉलिसी कब मैच्योर होगी, 18 ईयर्स। क्योंकि आपने ये बात अच्छे से आपको क्लियर होगी कि LIC में जब भी पैसा आता है वो उस वक्त आता है जब कम से कम बच्चे की एज या व्यक्ति की एज 18 हो। तो अगर किसी बच्चे को हम 90 डेज का है और उसको पॉलिसी देना चाहते हैं तो मिनिमम टर्म हमें 18 साल देनी पड़ेगी या 17 साल देनी पड़ेगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि LIC एडवाइज़र ही पॉलिसी को बेचते हुए सारे डिसीजन लेगा। LIC की जो पॉलिसी डिज़ाइन करने वाले एक्चुअरी हैं उन्होंने भी बड़े ध्यान से चीज़ों को रखा है। आप देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम भी, जो मोर्टेलिटी के चार्जेस हैं वो भी बढ़ते हैं। तो LIC एक्चुअरी ने ही ये डिसाइड किया है कि 75 के बाद से जो मैच्योरिटी एज है वो आपकी 75 पे पूरी हो जाएगी अगर आपने 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम लिया है तो। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है तो ज़्यादा इंश्योरेंस के पीछे मत भागिए। तो उस एंगल से आपको हमेशा रहेगा कि जो भी आपका एनालाइज प्रीमियम है वो उसका 7 टाइम्स और मैच्योरिटी एज हो गई 85। यानी कि अगर किसी ने 60 ईयर्स में भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसे भी 25 साल की टर्म मिल जाएगी। तो आप ये समझ के चल सकते हैं, अगर हम 7 टाइम्स का ही कंसेप्ट लेके चलें तो आप ये समझिए 90 डेज से लेकर 60 साल का कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लेता है, सम एश्योर्ड चूज करता है, तो उसे 15 साल से लेकर 25 साल की कोई भी टर्म वो चूज कर सकता है।
टर्म का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टर्म आपने 16 साल, 17 साल, 18 साल या 25 साल ले ली तो उससे पहले आप इन पॉलिसीज को लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं या इनका विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमेशा आपके पास रहती है। अब देखते हैं जो पॉलिसी टर्म है। अगर आपका प्रीमियम 48,000 से कम है तो कम से कम आपको 15 साल की टर्म लेनी पड़ेगी, और अगर 48,000 से ज्यादा है तो आपको 10 साल की टर्म। इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर है, चलिए जो मुझे समझ में आता है वह आपको समझाता हूं। अगर आपका प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल 30,000 ही आपने लिया तो मिनिमम आपको टर्म जो दी गई है वो 15 दी गई है। उसका रीजन ये है ताकि आपको मैच्योरिटी ज्यादा दिखाई दे। आप 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई आपकी 4.5 लैक्स। उसके ऊपर क्योंकि यह इंडेक्स फंड, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होगी और अच्छे रिटर्न्स 15 से 20% के रिटर्न्स इसमें देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, तो आप ये मानिए कि 9-10 लाख रुपए आपको दिखाई देंगे। तो कस्टमर एक फील गुड फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कस्टमर को थोड़ी सी खुशी हो जाती है कि हाँ भी अच्छा रिटर्न्स हुआ। लेकिन अगर आपने 48,000 से ज़्यादा का प्रीमियम दिया है तब आप 10 साल के बाद भी देखेंगे तो 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसे भी अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। तो यह जो पर्पज़ है ये सिर्फ एक है, ये कस्टमर को एक तरह से फील गुड फैक्टर देने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी कस्टमर को पॉलिसी देने जा रहे हैं तो पहला रूल जैसे मैंने बताया कि 7 टाइम्स का ही रूल रखिए, और दूसरा 4,000 अगर कस्टमर पे कर सकता है तो 4,000 पर मंथ से ऊपर का प्रीमियम रखिए। आपको 10 साल से 25 साल की टर्म मिल जाएगी। लेकिन याद करने के लिए अगर 4,000 से नीचे आप जा रहे हैं, 2,500 से लेकर 4,000 तक का अगर प्रीमियम ले रहे हैं तो वहां पर आपको मिनिमम टर्म 15 और मैक्सिमम टर्म 25 ही मिलेगी। मोड सारे अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और मंथली जो होगा वो केवल और केवल नैच से होगा, इनैच और इनैच यानी कि बैंक से डेबिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हर महीने पे कर सकें। ठीक है, प्रीमियम का भी इन्होंने देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ईयरली प्रीमियम जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मल्टीपल में है। अगर महीने के आप 2,500 रुपये दे रहे हैं, 3 महीने के 7.5 होते हैं, 6 महीने के 15,000 और ईयरली प्रीमियम जो है 30,000। ये सिंपल ही रखना चाहिए क्योंकि इजी रहता है याद करने के लिए। कुछ पॉलिसीज में एलआईसी ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, एक साधारण एलआईसी एडवाइज़र के लिए डिफ़िकल्ट होता है याद करना। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर यह जो मोड है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, वो बड़े आराम से वो याद कर सकता है क्योंकि वो 2,500 यानी कि 2,500 के मल्टीपल में ही है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना व्यक्ति चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसके बारे में एक बार दोबारा नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हमने स्टडी किया है। 7 टाइम्स का आप इंश्योरेंस हमेशा लेके चलें तो 90 डेज से लेकर 60 टाइम ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 25 साल की टर्म आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। 4,000 रुपीज़ अगर पर मंथ तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी टाइम पीरियड आप चूज कर सकते हैं और सारे मोड्स अवेलेबल हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखते देखते भी आपको ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखते हैं प्लान के बेनिफिट्स। मेनली जो 2 बेनिफिट सबसे मेन होते हैं, एक होता है मैच्योरिटी बेनिफिट, एक होता है डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी पे देखते हैं, मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू मिलेगी, और जैसा कि एलआईसी ने इस प्लान में और दूसरे प्लान्स में भी वादा किया है कि जो भी आपके मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो आपकी मैच्योरिटी में जोड़ दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सारे प्रीमियम आपने भरे हों। ये थोड़ा सा एक तरह से स्टार मार्क कह सकते हैं आप, यहाँ पर एक स्टार लगा है। तो अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और मैच्योरिटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तभी इसमें आपको ये फीचर मिलेगा। अगर आपने एक भी प्रीमियम ने मिस कर दिया होगा तो ये वाला मोर्टेलिटी वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आप टर्म लें अपने कस्टमर को ये बात ज़रूर बताएं कि सर मैच्योरिटी पर जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस का जो चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा
और इंश्योरेंस बिल्कुल आपके लिए फ्री में रहेगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। एक, जब इंश्योरेंस कवर चालू नहीं होता, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, और दूसरा है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अब कुछ लोगों के लिए ये नई चीज़ हो सकती है। अगर 90 डेज का बच्चा है और वहाँ उसको पॉलिसी दी जाती है, तो आमतौर पर LIC के अंदर दो धारणाएं होती हैं, या तो 2 साल के बाद या फिर 8 साल कंप्लीट करने पर इंश्योरेंस कवर चालू होता है, जो भी बाद में होता है। यानी कि अगर 90 डेज का कोई बच्चा है तो उसमें वहाँ से लेकर 90 डेज से अगर हम शुरू करें तो 2 साल पूरे हो जाते हैं 2 इयर्स में, लेकिन जो इंश्योरेंस कवर जो है वो चालू होता है, जो 7 टाइम्स की या 10 टाइम्स की ऊपर बात की गई थी, वो चालू होता है 8 साल से। 2 साल या 8 साल जो भी बाद में हो, तो वहाँ इंश्योरेंस कवर चालू होता है। इस बीच में यदि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो केवल फंड वैल्यू दिया जाएगा, इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर बच्चा है कोई, वो 2 साल का है, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने पॉलिसी ली, अब मान लीजिए वो 50,000 रुपीज़ पे करते हैं, और खुदा ना खास्ता कभी 5 साल का जब व्यक्ति होता है, वो बच्चा होता है, उसके बाद कोई मिसहैपनिंग होती है, तो 3 साल में जो किस्तें भरी गई हैं वो 1.5 लाख रुपए भरी गई हैं। उसके बाद इसमें जो भी ग्रोथ होती है, मान लेते हैं ये पैसा 2.5 लाख हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 50 का 7 टाइम्स जो कि 3.5 लाख बनता है, उतना प्लस जो अमाउंट है वो मिलेगा। इसमें केवल फंड वैल्यू ही मिलेगी, यानी कि 2.5 लाख जो 1.5 लाख इन्होंने दिया था, 2.5 लाख एप्रिशिएट होने के बाद बन जाएगी, तो फंड वैल्यू मिलेगी। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है जब रिस्क चालू हो चुका है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो 8 साल से ऊपर का है तो उसका इंश्योरेंस इमीडिएटली चालू हो जाता है। तो उसको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट है, जो भी ज़्यादा होगा इन 3 के अंदर, यानी कि क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपका इंश्योरेंस कवर है, सम अश्योर्ड है, वो, या फिर फंड वैल्यू। सम अश्योर्ड कितना हो गया? 7 टाइम्स या 10 टाइम्स जो आपने लिया हुआ है, तो वो होगा, या फिर फंड वैल्यू, और या फिर जो भी उसने विड्रॉ वगैरह किया है उसके बाद का जो अमाउंट है वो। अब आप समझिए ये सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू का क्या मतलब है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लेते हैं कस्टमर ने 50,000 रुपीज़ प्रीमियम के साथ 7 टाइम्स जो है इंश्योरेंस कवर चूज किया। तो आप समझते हैं पहले ही दिन अगर उसके साथ उसका इंश्योरेंस कवर चालू है, उसकी एज मान लेते हैं 10 साल है या 18 साल है, इंश्योरेंस कवर पहले दिन से चालू है। अब क्या होगा? इमीडिएटली डेथ होती है तो LIC जो है 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर देगी। लेकिन अगर उसको की उसने मान लेते हैं 10 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट की, अब अमाउंट हो गया उसका 5 लाख डिपॉजिट प्लस जो ग्रोथ आई, मान लेते हैं 2.5 लाख की ग्रोथ आ गई, तो 7.5 लाख रुपए बन गया। अब ये 7.5 लाख रुपए जो बना वो इस इंश्योरेंस यानी कि 50,000 इंटू 7 3.5 लाख से ज़्यादा है, तो ये अमाउंट नहीं मिलेगा बल्कि उसको फंड वैल्यू मिलेगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर कहा गया है सम अश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू, या फिर अगर आपने सम अश्योर्ड को में से कुछ पार्शियल विड्रॉल वगैरह किया है 2 साल के अंदर, तो वो माइनस करके बाकी सम अश्योर्ड भी दे दिया जाएगा। तो जो भी हायर होगा, तो सम अश्योर्ड तो यानी कि आप एक तरह का एक फीचर है जो पर्टिकुलर टाइम तक ही यूज होगा, इसके बाद फंड वैल्यू ही मेन चलेगी, राइट? तो फंड वैल्यू ही कस्टमर को दी जाएगी। तो आई होप यहाँ से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स मिलेगी, वहाँ पर सर्कुलर भी होगा, उसको भी देख के आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। पॉलिसी के अंदर गारंटीड एडिशन 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यानी कि पहले 5 साल नहीं है,
पहले एट द एंड ऑफ 6th ईयर है, यानी कि 7th ईयर में जब आपका लॉक इन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद से 6, 10, 15, 20, 25, तो दो हिस्सों में फिर इसको डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम है तब, और 48,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने 3%, 6, 12, 15, 18 यानी कि 9 को स्किप किया है। अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो आप समझिए ये 3 का टेबल है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 है। यहाँ सीधा ही जो 10 के बाद 15 आता है तो वहाँ पर 9 की बजाय इन्होंने 12 कर दिया है, और 20 पे 15 और 25 पे 18। इस चीज़ को याद करने के लिए 3 का टेबल ही है, यानी कि 6, 10, 15, 20, 25 इन जब ये पॉलिसी के ईयर एंड होंगे तो 6%, 3%, 6%, 12, 15, 18 इस हिसाब से मिलेगा। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर 5% 48,000 से ऊपर है तो 5%, 10%, 15 इसमें भी गायब है, यानी 20, 25 तो 5 का टेबल है, और यहाँ पर 15 जो है उसको मिस किया है, यानी कि थर्ड जो एडिशन होगा, और यहाँ पर 9 को मिस किया है। दोनों ही 3 के मल्टीपल्स में है। तो ये मैं इस तरह से क्यों समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अगर हमें गारंटीड एडिशन को याद रखना है तो 48,000 से नीचे का प्रीमियम है तो 3 का टेबल चलेगा, और 48,000 से ऊपर का है तो 5 का टेबल चलेगा। टेबल के एंगल से इसको याद करोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। लेकिन 3 जो है, जैसे कई बार कहते भी हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि 3 का फिगर को अच्छा लोग नहीं बताते हैं, तो 3 LIC ने हटा ही दिया है। 3 3 जा 9 नहीं है, 5 3 जा 15 नहीं है। तो यहाँ से आपको गारंटीड एडिशन कितना किस साल में मिलेगा वो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। फंड के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। 2 फंड हैं इसमें, एक फ्लैक्सी ग्रोथ है, एक फ्लैक्सी स्मार्ट। स्मार्ट से याद रखिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 के जो इन्वेस्ट फंड्स होंगे उसको हमने स्मार्ट का नाम दिया है, और जो नॉर्मल है वो निफ्टी 100 वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कभी भी LIC स्टॉक मार्केट में नहीं करती है। अप टू 20% जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर होता है, और वहाँ 0 से 40 के बीच में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी होता है। और जो लिस्टेड है, जो कंपनी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें 40 to 100% ही रहेगा। तो अगर आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, निफ्टी 100 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है कंपैरेटिव टू निफ्टी 50, और जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको फ्लैक्सी ग्रोथ चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न भी होगा। और अगर आप थोड़ा सा, हालांकि रिटर्न्स दोनों में ही अच्छे हैं, लेकिन निफ्टी 50 में जो है ब्लू चिप कंपनीज और हैवी जो वेट स्टॉक्स होते हैं वही होते हैं, और फ्लैक्सी ग्रोथ में जो है थोड़े से निफ्टी 100 में थोड़े से रिस्कियर स्टॉक भी होते हैं। तो जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिटर्न होता है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो फ्लैक्सी ग्रोथ में भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप निफ्टी 50 की भी बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फ्लैक्सी ग्रोथ हो गया हमारा निफ्टी 100। स्मार्ट जहाँ यूज़ होगा वहाँ निफ्टी 50, क्योंकि आमतौर पर आपको निफ्टी 50 ही याद रहता है तो आप बोलिए स्मार्ट, क्योंकि आप स्मार्ट हैं इसलिए आपको निफ्टी 50 याद रहेगा। और निफ्टी 50 के अलावा 100 आपने सुना नहीं होगा पहले कभी, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्लैक्सी ग्रोथ है, ये स्मार्टनेस वाली बात नहीं है। तो 2 फंड हैं, फ्लैक्सी ग्रोथ फंड वो निफ्टी 100 है, फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है तो वो निफ्टी 50 है। तो 2 तरह के फंड्स हैं। बात करते हैं, जब भी मार्केट लिंक प्लान्स के बारे में बात होती है तो सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हर व्यक्ति को पता होता है उसका पैसा कहाँ लग रहा है। तो जिस तरीके से फंड्स में ट्रांसपेरेंसी है, जो फंड्स हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के हैं, इसी तरीके से कितने चार्जेस कस्टमर के फंड से कटेंगे वो भी यहाँ पर दिया जाता है, और पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी आती है उसमें भी बाकायदा ये चीज़ें लिखी होती हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस साफ तौर पे कहा गया है डिपेंडिंग अपॉन एज, इसका बाकायदा टेबल होता है और डिडक्ट होते हैं मंथली, राइट। और एक अच्छी बात कि ये जो चार्जेस होते हैं वो एक टाइम तक ही कटते हैं। जैसे ही आपकी फंड वैल्यू आपके सम अश्योर्ड से
ज़्यादा होगी तो आपके जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो ना के बराबर ही कटेंगे। दूसरा, एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस भी दिए हैं। ये एक तरह का राइडर चार्जेस हैं जिसको हम डीएबी भी बोलते हैं, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। उसके लिए 40 पैसा पर 1000 देना पड़ेगा। एडवाइजेबल ये रहता है कि अगर आप यूलिप में जा रहे हैं तो इसको ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अननेसेसरी आपका पर 1000 पे 40 पैसा, और लैख की बात करेंगे तो लगभग जब 40 पैसा है पर 1000 के ऊपर तो 2 जीरो लगाएंगे तो 400,000 हो गया, यानी कि पर मंथ आपके 40 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। इनटू आप इसको 12 करेंगे तो लगभग 480 रुपीज़ पर एनम के आसपास जाएंगे। तो वो आप इसको रहने दीजिए, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट ठीक है, कुछ लोग अगर चाहें तो नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। फंड मैनेजमेंट चार्जेस दोनों में ही सेम है, दोनों फंड हैं, चाहे फ्लेक्सी ग्रोथ है या फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ है, दोनों में ही 1.35% पर एनम है। अब डिसकंटिन्यू फंड में यह चार्जेस कम हैं, यानी कि अगर जो एलआईसी ने एक फिक्स तरह का फंड बनाया है, डिसकंटिन्यूटी फंड, डिसकंटिन्यूड फंड, इसमें जब आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई या आपने अपने टाइम पे प्रीमियम नहीं भरा तो आपका फंड जो है इधर से इधर आ जाएगा, राइट। तो उसके लिए चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम है, 0.5% है। स्विचिंग चार्जेस 100 पर स्विच और 4 स्विचेस फ्री हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ये एक किसी काम का चार्जेस नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शायद कोई भी कस्टमर साल में स्विच करता ही नहीं है, और यहाँ पर भी स्विचिंग ना के बराबर ही इस्तेमाल होने वाला है। तो भले ही आप कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं दीजिए, क्योंकि साल में 4 स्विचेस ही नहीं हो पाते हैं तो 100 रुपये वाली बात कहाँ से आ जाएगी। एक्सीडेंटल बेनिफिट वाले को भी काट दीजिए, इसको भी कभी मत दीजिए। मोर्टेलिटी की बात जहाँ तक हो, इंश्योरेंस 7 टाइम्स पे ही रखिए। अगर टैक्स सेविंग की बात नहीं है तो पार्शियल विड्रॉल चार्जेस वो हैं 100 रुपीज़। ये तो चलो एक चार्जेस हैं, लेकिन पार्शियल विड्रॉल भी कब होगा, जब 5 ईयर्स के बाद होगा। तो अभी भी इसके लिए भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण चार्ज नहीं है। तो अभी तक का जो चार्ज है वो फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको याद होना चाहिए, 1.35% है अगर पॉलिसी इनफोर्स है, और आधा % है अगर वो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड की बात करते हैं तो, राइट। कोई भी अल्टरेशन है, प्रीमियम अपने मोड चेंज करना है या कोई भी अगर इशू कुछ भी करवाना है तो उसमें 100 रुपीज़ एडिशनल एलआईसी चार्ज करती है। बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रीमियम। अगर आपने एक टाइम के बाद प्रीमियम नहीं भरा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपने जो ग्रेस पीरियड है उसके अंदर प्रीमियम नहीं भरा है तो पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू स्टेट में चली जाएगी। तो यानी कि डिसकंटिन्यू फंड में आपका पैसा चला जाएगा, राइट। तो एलआईसी ने जैसे कहा कि वहाँ चार्जेस भी आपके काफ़ी कम लगेंगे, 0.5% चार्जेस लगेंगे इस साल के। इसके बाद अगर आप देखिए यूनिट फंड, अगर हम बात करते हैं 5 साल के अंदर, जो कि लॉक इन पीरियड है, इस लॉक इन पीरियड के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक तो जब 5 साल के अंदर, दूसरी कंडीशन है 5 साल के बाद। तो अगर हम बात करते हैं विद इन 5 ईयर्स, तो वो क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूएंस के चार्जेस, जो डिसकंटिन्यूएंस के चार्जेस हैं वो डिडक्ट करने के बाद पॉलिसी का फंड कहाँ भेज दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू फंड में भेज दिया जाएगा। राइडर जो है वो जो है बंद हो जाएगा, उसके चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे, केवल फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो हमने देखा था डिसकंटिन्यूड के, जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो आधा % है, और जो पॉलिसी चल रही है वहाँ 1.35% चार्जेस ही होंगे। अगर आपने रिवाइव रिवाइव नहीं की है तो जब भी आपका सरेंडर वगैरह होगा, ठीक है, तो ये पॉलिसीज जो हैं, अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर किया है या जो भी आप करना चाहते हैं तो उस टाइम पे फंड वैल्यू पॉलिसी होल्डर को दे दी जाएगी। कब, जब 5 साल पूरे होने के बाद। अगर आपने रिवाइव नहीं कराई तो केवल फंड वैल्यू, और इस बीच में अगर डेथ हो जाती है तो भी फंड वैल्यू ही नॉमिनी को दिया जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी में चले गए हैं, डिसकंटिन्यूएशन, आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो अब इस पर
आपको कवरेज नहीं मिलेगा और दूसरे बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। अब लॉक इन पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है 5 साल का, उसके बाद का पॉइंट, तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है और रिड्यूस्ड पेड अप सम एश्योर्ड मिलता है, राइट। वो उसमें रिड्यूस्ड पेड अप सम एश्योर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। रिस्क कवर ये उसी प्रपोर्शन में, जितना रिस्क कवर रहेगा उसी प्रपोर्शन में लिया जाएगा, राइट। राइडर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका प्रीमियम आना बंद हो गया। और अगर पॉलिसी नहीं रिवाइव की गई है 5 साल के बाद, राइट, तो मैच्योरिटी वगैरह जो भी टाइम पीरियड है उस पर फंड वैल्यू ही कस्टमर को मिलेगा। इस बीच में डेथ हो जाती है तो फिर वही हायर ऑफ जो भी फंड वैल्यू होगी वो, या सम अश्योर्ड उसमें से जो भी आपने 2 साल के अंदर पार्शियल विड्रॉल किया है वो डिडक्ट करके आपको वापस देंगे, या फिर जो भी आपका इंश्योरेंस कवर बन रहा है वो आपको देंगे, जो इनमें से हाईएस्ट होगा। तो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रीमियम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कस्टमर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उसके ऊपर आपके चार्जेस भी लगेंगे, फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगेंगे। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू ना करें, एटलीस्ट 5-6 साल तो बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस दिए गए हैं। अगर 50,000 से कम का प्रीमियम है तो यहाँ पर चार्जेस इस कदर लगेंगी। पहले साल के अंदर ही आपने पॉलिसी छोड़ दी तो मैक्सिमम 3,000 रुपये ही लगेंगे डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस के। अब इस लैंग्वेज में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इस मैक्सिमम फिगर को समझिए, यानी कि ये एक बार लगा दिया है, इससे ज़्यादा के चार्जेस आपके नहीं कटेंगे। लोअर ऑफ 20% भी अगर बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जब कैलकुलेट करके आएंगे तो यही फिगर्स निकल के आएंगी 2,000, 3,000, 1,500, 1,000। तो अब बस इसी फिगर को पकड़ लीजिए। अगर 1 साल के अंदर आपने पॉलिसी नहीं चलाई तो 3,000 रुपये का चार्जेस लगेंगे। 2 साल, दूसरे साल में अगर पॉलिसी बंद की है तो 2,000, 3 साल के अंदर पॉलिसी बंद हुई है तो 1,500 रुपये। ये वन टाइम ही होंगे, राइट, ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर, और 4th ईयर में है तो है। तो इसलिए कस्टमर को, सभी एडवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टमर को गाइड करें कि अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 5 ईयर तो पॉलिसी को चलाना ही है। तो ये अगर आप बोल के चलेंगे तो कस्टमर को डिसकंटिन्यूएंस जो चार्जेस हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, फिर चाहे वो 50,000 से ऊपर का प्रीमियम हो या नीचे का प्रीमियम। तो आप हमेशा ही 6,000, 5,000 इसकी चर्चा ही मत करिए। आप सीधा सा बोलिए कि सर आपको 5 ईयर तो पॉलिसी चलानी ही है। अगर 5 ईयर्स पॉलिसी चलाते हैं तो रिटर्न्स भी अच्छे होंगे और साथ साथ किसी तरह के ये डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। बात करते हैं सरेंडर की। पॉलिसी अगेन 2 हिस्सों में ही डिवाइड होता है इस टाइम पीरियड, एक 5 लॉक इन पीरियड के दौरान, एक लॉक इन पीरियड के बाद। अगर लॉक इन पीरियड के अंदर आप पॉलिसी सरेंडर करने जाते हैं तो फंड आपको नहीं मिलता है, बल्कि आपका जो फंड है वो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस हैं वो काटने के बाद। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कस्टमर को आप बता के रखिए कि आपको 5 साल चलाना है, तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फंड मैनेजमेंट चार्जेस वो जो है 1.35% हैं वो चलते रहेंगे। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के चार्जेस 0.5 हैं, ये आपको याद हो गया होगा। कोई रिस्क कवर नहीं होगा, कोई राइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। और फंड जो है वो पे कर देंगे कब, अगर डेथ होती है तो, उससे पहले नहीं। लॉक इन पीरियड में केवल यही ऑप्शन है फंड मिलने का, और 5 ईयर्स जैसे ही पूरे होंगे तो फंड वैल्यू जो है वो कस्टमर को दे दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें कहा गया है अगर विद इन 5 ईयर्स जो भी LIC के चार्जेस हैं, चाहे वो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हों, फंड मैनेजमेंट चार्जेस हों और डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस हों, अगर आपने टाइमली उस इतना सफिशिएंट अमाउंट LIC की फंड में नहीं है जहां से ये चार्जेस रिकवर किए जा सकें, तो कंपलसरी आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये कुछ और ऑप्शंस हैं
स्विचिंग के लिए हम बात कर चुके हैं कि 4 स्विचेस जो हैं वो 1 साल में फ्री होंगे। इसके बाद से जो सब्सीक्वेंट स्विचेस हैं उसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, बट ये यूजलेस है क्योंकि 4 स्विच ही नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सेटलमेंट की ऑप्शन है। सेटलमेंट का मतलब है जो आपका क्लेम है या फंड वैल्यू है उसको आप सेटलमेंट यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, राइट। उसमें साथ साथ क्या कह रहा है, वो कह रहा है ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं 5 साल के अंदर। दूसरी पॉलिसीज में जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का सेटलमेंट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर ही आपको अपना डेथ बेनिफिट लेना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 ईयर्स के अंदर ऑप्शन सारी दे दी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली भी दे सकते हैं, मंथली भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट और नंबर ऑफ ईयर्स क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 3 साल के अंदर कौन सा मोड लेना है, जो डेथ के केस में वो फीचर मिलेगा। उसके अंदर केवल जितना फंड LIC के पास पड़ा होगा उसी पर चार्जेस लगेंगे, दूसरे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। और जो फंड जिस टाइम पे वापस दिया जाएगा उस टाइम पे उस टाइम की जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू है, उसके हिसाब से ही फंड दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप सेटलमेंट ऑप्शन यूज करते हैं तो पार्शियल विड्रॉल और स्विचिंग केवल जो भी पे आउट्स हैं उनके दौरान ही अलाउड होगा, ये अलाउड नहीं होगा, यानी कि नो पार्शियल विड्रॉल और नो स्विचिंग। जब आपका पे आउट शुरू हो गया है जिसमें सेटलमेंट का ऑप्शन आपने चूज कर लिया है, तो उसके बाद आप सारा का सारा पैसा या स्विचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये विशेष बात है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। तो पार्शियल विड्रॉल इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, कैन बी डन एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि लॉक इन पीरियड के बाद ही होगा। और पार्शियल विड्रॉल करने के लिए मिनिमम एज जो है 18 साल से ज़्यादा होगी, या तो फिक्स अमाउंट निकालेंगे आप, या नंबर ऑफ यूनिट्स को कैंसिल करके ही आपका पार्शियल विड्रॉल बनेगा। गारंटेड एडिशन जो है उसी हिसाब से आपका कम और ज़्यादा होगा जिस हिसाब से आपका फंड अवेलेबल होगा। चार्जेस 100 रुपये हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पर लिमिट भी दी गई है कि कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरा यूनिट फंड का आप समझिए, ये क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है, 6 से 10 साल के बीच में 20% निकाल सकते हैं। जो फंड है, यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, यूनिट फंड की बात हो रही है। 11 से 15 साल में 25%, 16 से 20 में 30% और 21 से 25 में 35%, यानी कि ये टोटल अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर साल पैसा निकालते हैं तो सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 35% ही विड्रॉल होगा अगर 21 से 25 में निकाल रहे हैं, या 6 से 10 साल में आप हर साल भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहले साल आपने 10 निकाला है, 7वें साल और 9th ईयर में आके फिर 10% निकाल सकते हैं, तो अलाउड है। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है कि 7 साल में आपने 10% निकाल लिया, 8 साल में फिर आपने 10% निकाल लिया, 9वें साल में फिर आप जाते हैं, तो आपको अलाउड नहीं होगा और 100 रुपये के चार्जेस भी लगेंगे। साथ ही साथ जो मिनिमम फंड बैलेंस है उसकी कंडीशन विड्रॉल के बाद अगर 48,000 की रेंज का प्रीमियम है तो 4 किस्तें कम से कम बचनी चाहिए। एनुअलाइज प्रीमियम फंड वैल्यू के अंदर होना चाहिए। और अगर 48,000 से ऊपर का एनुअलाइज प्रीमियम है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का जो फंड है वो उसके अंदर बचना चाहिए। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये होगा कब? 5 साल के बाद। 5 साल से पहले का कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये लिक्विडिटी भी है, यानी ये लिक्विडिटी की बात है। और लिक्विडिटी जो है कस्टमर के लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है, उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वह विड्रॉल नहीं कर सकता है। ध्यान रहे, यूलिप पॉलिसीज के अंदर लोन की फैसिलिटी नहीं होती है, इसीलिए पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है कि जब चाहे कस्टमर को अगर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं
सम अश्योर्ड में ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, यानी कि सम अश्योर्ड जो एक बार फिक्स हो गया वही रहेगा। टॉप अप अलाउड नहीं है, आप विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन वापस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नॉमिनेशन और असाइनमेंट दोनों अलाउड है, लोन नहीं मिलेगा, और ग्रेस पीरियड अगर आप मंथली मोड पे हैं तो 15 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी में ग्रेस पीरियड मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। विद इन 15 डेज से 16वें दिन से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर आपने पॉलिसी को टाइमली रिवाइव करा लिया है तो दूसरी पॉलिसीज में 5 इयर्स के अंदर तक आप रिवाइव करा सकते हैं, यहाँ पर 3 साल के अंदर ही आपको रिवाइव करानी पड़ेगी। और जो भी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस अगर डिडक्ट हुए हैं और आपने पॉलिसी को रिवाइव करा लिया है तो वो चार्जेस आपके फंड में वापस ऐड कर दिए जाएंगे। गारंटेड एडिशन जो है वो सारे भी वापस ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि गारंटेड एडिशन वगैरह वो केवल तब ऐड होंगे जब पॉलिसी इन्फोर्स होगी। अगर पॉलिसी इन्फोर्स नहीं होगी तो गारंटेड एडिशन भी नहीं होंगे, और जैसे ही रिवाइव कराएंगे तो गारंटेड एडिशन वगैरह भी आपके फंड में वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कस्टमर को क्यों खरीदनी चाहिए, इसमें यहाँ पर आज की डेट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंक में अपने पैसे रखते हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है, उनको नहीं मालूम कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उनको इंश्योरेंस का फ़ायदा मिले, उनकी सेविंग्स भी हो जाएं और अच्छे रिटर्न्स भी मिलें, तो उसके लिए उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशल फंड्स हैं निफ्टी 100, निफ्टी 50, बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, इनमें जितने भी स्टॉक्स होते हैं रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह पॉलिसी बढ़िया है। और यूलिप के अंदर लॉन्ग रन के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स रहते हैं। आपकी कैपिटल ग्रो करनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5 से 6% तो हमेशा ही रहते हैं। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने ज़रूरी हैं, और लिक्विडिटी भी है। जब चाहें तब आप इस पॉलिसी को लॉक इन पीरियड के बाद बंद कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और जो डेथ के केस में सेटलमेंट ऑप्शन भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये फीचर भी काफ़ी काम का है। और एजेंट को क्यों बेचनी चाहिए? एजेंट को इसलिए बेचनी चाहिए क्योंकि आज की जो यूथ जो है, जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इसके लिए इस पॉलिसी को हर जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना चाहिए। और यूलिप मार्केट जो है वो बहुत ओपन मार्केट है, उसमें बहुत सारा बिजनेस मिल जाएगा। क्रॉस सेलिंग के लिए यह पॉलिसी बहुत अच्छी है, यानी कि जिसको आपने जीवन आनंद, जीवन लाभ या कोई दूसरी पॉलिसी दी हुई है उसको अब आप यह पॉलिसी भी दे सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी भी है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट। और 80C में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए 2.5 लाख की ईयरली लिमिट भी है। लेकिन 80C में वगैरह दूसरी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 10 टाइम्स वाले इंश्योरेंस कवर को ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको 1010D का बेनिफिट और 80C का बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट का अपना 80C वगैरह पूरा कर रखा है तो इंश्योरेंस ज़्यादा ना लेकर आप 7 टाइम्स इंश्योरेंस ही लीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हर तरह की इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप अच्छे से एडवाइज़र बन सकते हैं और अच्छे से सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।